सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि लार्ज कैप है, फिर लार्ज मिड कैप है, लार्ज कैप मिड कैप है, स्मॉल कैप है और फिर मल्टी कैप है, सेक्टोरियल और सॉल्यूशन भी है। तो इस हर कैटेगरी का अपने फायदे और नुकसान भी है। रिस्क कैटेगरी जो है ये हर कैटेगरी में उसका जो परसेंट लेवल है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। आज हम लोग एक मल्टी कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं। इस फंड का नाम है HDFC इक्विटी फंड। तो आज इस वीडियो में हम लोग पहले मल्टी कैप कैटेगरी में निवेश करने के फायदे और क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी में जो एम्फी का डेटा है उसके हिसाब से कितनी स्कीम्स है, AUM कितना है। हम लोग फंड के डिटेल्स जानेंगे, जैसे कि फंड के मैनेजर कौन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, कौन कौन से सेक्टर्स में निवेश है, गए 3 महीनों में इस फंड ने किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, किन शेयर्स में से इन्वेस्टमेंट निकाला है और किन किन शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है या घटाया है। साथ ही में हम लोग इस फंड का इसी कैटेगरी के जो बाकी फंड है उसके साथ एक कंपैरिजन भी करेंगे। ये रिटर्न का कंपैरिजन हम करेंगे 1, 3, 5 साल का। उसके साथ हम लोग इन कैटेगरी का सारे फंड जो कंपेयर कर रहे हैं उनका एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे। हम साथ में इसी कैटेगरी के फंड का और इस फंड का रिस्क रेशियो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं HDFC इक्विटी फंड। तो पहले जान लेते हैं कि मल्टी कैप कैटेगरी में निवेश करने के फायदे क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है कि ये फंड टाइप के जो स्कीम्स है मल्टी कैप कैटेगरी में, इनको कैपिटलाइजेशन का जो रिस्ट्रिक्शन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है वो नहीं होता है। तो फंड मैनेजर अक्रॉस द कैटेगरी, मतलब पूरा के पूरा मार्केट उनके लिए फ्री हो जाता है। अगर फंड मैनेजर चाहे तो वो 100% लार्ज कैप में जा सकता है या फिर 100% जो है वो मिड कैप में जा सकता है या फिर 100% मल्टी कैप में जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को एक पूरा फ्रीडम मिल जाता है कि किस कैटेगरी में, किस कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप में कितना करना है, मिड कैप में कितना करना है, और वो डायनेमिकली उसमें चेंज भी कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि ये फ्रीडम मिलने से फंड मैनेजर जो ग्रोथ ओरिएंटेड या उनकी थीम के अनुसार, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के अनुसार जो स्टॉक है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप, ये कैटेगरी से मल्टी कैप फंड में लॉन्ग टर्म में बेहतर जो है वो रिटर्न आने का अनुमान रहता है। उसी तरह इन फंड का शॉर्ट टर्म में रिस्क जो है वो थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी इसमें ज़्यादा हो सकती है। इस फंड का जो कैटेगरी वाइज जो है वो देखा जाए तो करीब 35 स्कीम्स इस कैटेगरी में है। तो भाई यहाँ पे अभी मैं पूरे के पूरे नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार ये वीडियो पॉज करके नंबर दे सकते। तो यहाँ पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेट असेट में जो है इस कैटेगरी का वो 1,42,266 करोड़ है। तो आपको साइज जो है ना निवेश का या कितने निवेशकों का ऐसे कैटेगरी के फंड में भरोसा है वो इस AUM को देख के पता चल जाएगा। तो देखते हैं इस फंड के, जानते हैं इस फंड के मैनेजर के बारे में। इस फंड के मैनेजर है प्रशांत जैन, जिनको 27 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। 20 जून 2003 से ये फंड देख रहे। ये फंड पहले
जूरिच के पास था। जब HDFC ने जूरिच को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जब टेक ओवर किया या उनको खरीदा, तब ये फंड HDFC के पास आया। वैसे ही प्रशांत जैन साहब का भी है, वो पहले जूरिच में थे और जब HDFC ने जूरिच कंपनी खरीदी तो उसके साथ प्रशांत जैन जूरिच HDFC को ज्वाइन कर गए। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रशांत जैन जो दूसरे फंड्स मैनेज करते हैं उनके भी यहाँ पे मैंने नाम दिए हुए। साथ ही में देखते हैं कि जो दूसरे फंड है और इस फंड का रिटर्न कंपैरिजन कैसा है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 1-to-1 कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंड जो यहाँ पे लिस्ट में आपको दिख रहे हैं, ये हर फंड एक डिफरेंट कैटेगरी का होता है। अभी देखिए हाइब्रिड डेब्ट फंड जो है वो डेब्ट कैटेगरी के करीब चला जाता है। बैलेंस एडवांटेज जो है वो डायनामिक हो जाता है एसेट एलोकेशन, और टॉप 100 जो है वो एक लार्ज कैप फंड हो जाता है और ये एक मल्टी कैप फंड है। लेकिन करीब करीब आपको अगर देखना चाहे कि बाकी फंड में रिटर्न कैसा आ रहा है तो आप यहाँ पे ये स्क्रीन को रिफर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, ये सबसे बड़ा किसी भी इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो होता है वो इस फंड में है। इस फंड को मिनिमम 65% इक्विटी में देना है और ये 100% तक इक्विटी में जा सकता है, और मिनिमम जो मैक्सिमम 35% तक डेप्ट में, वो मिनिमम 0% तक डेप्ट में हो सकता है। फंड के फैक्ट्स देख लेते। एज ऑन 2 सितंबर 2020 इस फंड का AUM जो है 19,016.72 करोड़ है। इस फंड का इंसेप्शन 8 दिसंबर 1994 में हुआ था। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। कैटेगरी मल्टी कैप है। मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP आपका 1,000 रुपये का हो सकता है। डिविडेंड और ग्रोथ, ये दोनों ऑप्शन आपको इस फंड में मिलेंगे। एज ऑन 31 जुलाई 2020 इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1.84% है। साथ में अगर आप लोग इस फंड में निवेश करते हो और 1 साल के अंदर इस फंड से एग्जिट करते हो तो आपको एग्जिट लोड जो है वो आपके अमाउंट के 1% लगेगा। एसेट एलोकेशन देखते हैं। 98.20% जो है वो इक्विटी में है और 1.80% डेब्ट और डेब्ट इक्विवेलेंट कैश में है। लार्ज कैप का परसेंट 85.88%, मिड कैप का परसेंट जो है वो 8.3% और स्मॉल कैप 3.9%। पोर्टफोलियो देख लेते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स में 57% से ज़्यादा का होल्डिंग है, और टॉप सेक्टर यहाँ पे देखा जाए तो बैंकिंग है 23.22%। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इसके फोलियो में है वो सब मिला के 45 है। अभी देखिए कि काफ़ी लोगों को HDFC के फंड के बारे में एक दुविधा होती है, ये फंड बाकी रिलेटिवली फंड से ठीक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे कई सालों से। तो अगर आप यहाँ पे टॉप 10 होल्डिंग भी देख लेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि 50% से ज़्यादा का होल्डिंग जो है वो जो सब होल्डिंग वो PSUs का है। और अगर आप लोग देखेंगे गए 2-3 साल से थोड़ा ज़्यादा भी थोड़ा अलग चल जाए, उसके पहले भी देख ले तो उस टाइम से PSU फंड्स का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में उतना ठीक नहीं रहा है। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का एक प्लान बना लेती है और एक ट्रैक बना देती है तो ये फंड मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। गए 3 महीने में इस फंड ने जो जिन कंपनीज में निवेश किया है, जो निवेश बढ़ाया है, उनकी लिस्ट यहाँ पे है। आप ये स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। 3 महीने में जिन कंपनीज में से इन्होंने निवेश निकाला है वो कंपनीज यहाँ पे है। और चेंज इन अलोकेशन मतलब अप्रैल जुलाई में जो होल्डिंग है और अप्रैल में जो होल्डिंग है उसका मैंने चेंज यहाँ पे दिया है। अगर चेंज इन अलोकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब कि इस शेयर्स में इस फंड ने निवेश बढ़ाया है, और अगर चेंज इन अलोकेशन निगेटिव है इसका मतलब इस फंड ने इस शेयर्स में से, इस कंपनी में से निवेश घटाया है। उसके बाद देखते हैं कि पीयर परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैंने 1, 3, 5 साल का पीयर परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही में मैंने आपको हर फंड का AUM भी दिया है। तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाता है कि 5 साल से पहले कंपैरिजन कैसा होता है।
साथ ही मैंने यहाँ पे आपको हर फंड का एक्सपेंस रेशियो भी दिया है, तो आपको पता ये भी कम, क्योंकि इस एक्सपेंस रेशियो जो है वो काफ़ी मायने रखता है किसी फंड को आप सिलेक्ट करते हैं तब। क्योंकि क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो में अगर 1-2% का भी या 0.5-1% का भी फ़र्क है तो आपको पता चलना चाहिए कि वो फ़र्क है तो क्यों है, आप आपके एडवाइजर्स को पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट रेशियोज़। तो इम्पोर्टेंट रेशियोज़ में मैंने इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स और इस कैटेगरी के फंड जो है इनके सबके जो रेशियोज है यहाँ पे आपको दिए हैं। देखिए ये जो रिस्क रेशियोज जो होते हैं वो स्टैंड अलोन में अगर देखा जाए तो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि आप अगर, मैंने कहा कि HDFC इक्विटी का स्टैंडर्ड डेविएशन 23.14 है, तो खाली HDFC इक्विटी का देख के आपको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि इस फंड का वोलेटिलिटी है बेंचमार्क से ज़्यादा है। या फिर यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में कंपेयर कर लेंगे किस फंड का कितना है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसी तरह बीटा है, सॉर्टिनो है, शार्प रेशो है। यहाँ पे ये सब रेशो जो है जब आप दूसरे फंड के साथ या फिर आप अंडरलाइन बेंचमार्क इंडेक्स के साथ अगर कंपेयर करते तो आपको पिक्चर थोड़ा ज़्यादा ठीक से क्लियर हो जाता है। किन लोगों ने इन फंड्स में निवेश करना चाहिए? देखिए, इक्विटी फंड है, जिन लोगों को नज़दीक में आने वाली मार्केट की उथल पुथल से फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे लोग निवेश कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे 7 साल से ऊपर, वो लोग मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश कर रहे हैं और 3 साल के अंदर आपका टाइम होराइजन है तो कृपया इक्विटी फंड की तरफ मत देखिए। अगर आप 5 साल भी निवेश कर रहे तो भी मैं कहता हूँ कि आप अपने जो टोटल परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से बहुत कम मल्टी कैप फंड में लगाएं। लेकिन अगर आप 7 साल से ज़्यादा का आपका जो टाइम होराइजन है तो आप मल्टी कैप फंड चूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका 7 साल से ऊपर का होराइजन है तो आपके फोलियो में एक अच्छा मल्टी कैप फंड होना ज़रूरी है। तो उसके बाद आज देखते हैं कि आज मैंने आपको इस फंड की पूरी जानकारी विथ अदर जो इस कैटेगरी के फंड्स हैं उनके कंपैरिजन के साथ दी है। मुझे आशा है कि जब अगर आप इस फंड में निवेशक है, अभी भी निवेश है आपका, तो आप ये वीडियो देख के एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस फंड में आपका निवेश बनाए रखना है, बढ़ाना है या घटाना है। अगर आप इस फंड की जानकारी पूरी लेना चाहते हैं तो आपको इस फंड में पूरी, इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबा देना। बेल आइकॉन दबाने से मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है। साथ ही में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के काम आ सकता है तो आप इसे शेयर करना, तो उनको भी ये जो वीडियो है इसका बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू।